Today I am going to give you an overview of Negotiable Instrument Act 1881. This act is applicable throughout India except Jammu and Kashmir state. The provision of this act is based on English law with some modifications. Start with definition of negotiable instrument. So what is it? Negotiable means transfer from one person to another. An instrument means any kind of paper or document which we can transfer. Negotiable instrument is a written document, written paper used which create a right in favor of any person, which create a right, which give a right to any person, and which is transferable by delivery. Means negotiable instrument is a kind of document or paper which we can easily transfer from one person to another. There are basically three type of negotiable instrument. First, bills of exchange. Second, promising note. And third, check. Through this, with the help of this diagram, today I am going to give you an overview of different terms which is used in Negotiable Instrument Act. Let's start with to understand how the total whole bills of exchange work. दो आपकी पार्टीज हैं, एक है आपका ए और एक है आपकी बी. ए आपका सेलर है जो बी को कुछ गुड्स सोल्ड करता है क्रेडिट सेल पे. मीन्स ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए, सपोज 10,000 के गुड्स सोल्ड किए, और बी ने कहा कि मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद आपको पैसा दूंगा, तो मुझे एक टाइम पीरियड दिया जाए जिसके बाद मैं आपको दे सकूं. ए ने बी को 3 महीने का टाइम पीरियड दिया, तो 3 महीने के बाद बी ए को पैसा देगा. अब क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो ए कहता है कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ प्रूफ होना चाहिए कि भाई मैंने आपको इस तरीके से 10,000 के गुड्स जो हैं क्रेडिट सेल किए हैं और 3 महीने के बाद जो है आप मुझे पैसा दोगे. और जब हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो हमें ड्यू डेट देखनी है. मीन्स आफ्टर 3 मंथ प्लस 3 days ग्रेस पीरियड, यानी जब भी हम ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे तो 3 महीने का टाइम तो है ही, प्लस 3 दिन का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड हम ऑटोमेटिकली उसमें ऐड कर देंगे. तो चूँकि ए को कोई प्रूफ चाहिए था कि भाई बी जो है मुझे 3 महीने के बाद पैसा देगा, तो ए ने क्या किया, एक ऑर्डर निकाला. क्योंकि ए सेलर है, उसको एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक प्रूफ चाहिए कि भाई मैंने गुड सोल्ड किए हैं, तो उसने एक ऑर्डर निकाला. उस ऑर्डर की 2 कॉपीज उसने बनाई, और वो ऑर्डर क्या था, पे मी और टू माई ऑर्डर. या तो मुझे पे करना 3 महीने के बाद, या फिर टू माई ऑर्डर, मैं जिसको ऑर्डर करने के लिए बोलूँ उसको पे करना. ये ऑर्डर जो है वो ए ने निकाला, इसकी उसने 2 कॉपीज रेडी की, या तो मुझे पे करना या फिर जिसको मैं बोलूँ उसको पे करना. ये जो ऑर्डर है वो ए और बी के लिए, दोनों के लिए अलग अलग माना जाएगा. ए के लिए हम कहेंगे बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ए जो है वो रिसीव करेगा पैसा, और बी के लिए होगा ये बिल्स पेबल, क्योंकि बी को पैसा देना है. ये दोनों ही आपके बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ही कहते हैं. पर दोनों पार्टीज, क्योंकि एक तरफ सेलर है एक तरफ आपका बायर है, तो दोनों के लिए ये होगा, एक तरफ बिल्स रिसीवेबल दूसरी तरफ बिल्स पेबल. ए को हम क्रेडिटर भी कहते हैं क्योंकि इसने उधार में सामान दिया है, और बी को हम डेटर भी कहते हैं. इसी तरीके से ए ने क्योंकि ये ऑर्डर रेडी किया है, ये डॉक्यूमेंट रेडी किया है, इसे हम ड्रॉयर कहेंगे. और बी ने डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट वो करेगा, उसको एक कॉपी दी जाएगी, उसे हम ड्रॉय भी कहते हैं. तो इसी तरीके से ए जो है वो सेलर भी है, वो क्रेडिटर भी है और ड्रॉयर भी है. बी आपका डेटर भी है, बायर भी है और ड्रॉय भी है. अब ए ने ये डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर दिया. अब क्या करेगा ए जो है वो बी के पास जाएगा, उसको ये 2 कॉपी देगा, उस पर साइन करवाएगा और एक कॉपी जो है उसको दे देगा. एक कॉपी जो है वो वापस ले लेगा और एक कॉपी उसे दे देगा, जो कि बी एक्सेप्ट कर लेगा. इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस. ये एक पहला इंपॉर्टेंट टर्म है
इंपॉर्टेंट टर्म जो हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पढ़ेंगे, प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस। और इसमें मैं आपको बता दूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ही सिर्फ ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हमें प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस भी करवाना पड़ता है कि जो बी बायर है जिसको पेमेंट करनी है वो इसे एक्सेप्ट करेगा। बी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। अब 3 महीने का जो टाइम पीरियड है उस तक हम वेट करेंगे और ए जो है बी से पैसा उसके बिहाफ पर ले लेगा। एक तो ये कंडीशन। दूसरा ये है कि क्या एक 3 महीने तक वो पैसा जो बिल है वो अपने पास रखेगा या वो किसी और को भी दे सकता है। सपोज ए ने सी से कुछ सामान उधारे पे लिया था, ए ने भी सी से कुछ क्रेडिट सेल पर कुछ सामान लिया था, ए को भी सी को पेमेंट करनी है, तो वो क्या करेगा, उस बिल को सी को ट्रांसफर कर देगा, सी को दे देगा वो बिल और कहेगा कि भाई 3 महीने के बाद बी के पास जाकर पैसे ले लेना। तो इसे हम कहते हैं एंडोर्समेंट। जब ए को जिसको पैसे देने थे उसको उसने बिल ट्रांसफर कर दिया, सी को उसने ट्रांसफर कर दिया। ये सेकंड चीज है इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। व्हाट इज एंडोर्समेंट? इसमें 2 पार्टीज होती हैं, एक एंडोसर और एक एंडोसी, यानी एक जो बिल ट्रांसफर कर रहा है और एक पर्सन जो बिल एक्सेप्ट कर रहा है। और क्यों एक्सेप्ट कर रहा है सी? क्योंकि सी को भी ए से पैसे लेने। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। एक और पार्टी है यहाँ पर डी। डी क्या है आपका? डी भी आपका सी का क्रेडिटर है, उसे भी सी से पेमेंट लेनी है, उसने भी सी को क्रेडिट सेल किया है। तो सी ने क्या किया, जो बिल ए से रिसीव हुआ था वो बिल उसने डी को दे दिया कि भाई आप 3 महीने के बाद ड्यू डेट पर बी के पास जाके ये पैसे ले लेना। अब वो बिल जो है वो घूम फिर कर आ गया है डी के पास। 3 महीने का टाइम हो गया प्लस जो 3 दिन जो ग्रेस पीरियड थे वो भी ओके हो गए। अब डी जो है वो बी के पास जाता है और उससे कहता है कि भाई अब टाइम पीरियड हो गया है और इस बिल के अगेंस्ट जो है मुझे पैसा चाहिए। तो जब डी बी के पास जाएगा उसे बिल्स रिसीवेबल देगा, उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेड बी आर फॉर पेमेंट। ये तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म है जो हम इसमें पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट यानी एक्सेप्टेंस के लिए भी प्रेजेंटेशन है और पेमेंट के लिए भी प्रेजेंटेशन है कि डी ने बी को दिया। अब इसमें 2 कंडीशंस होती हैं, या तो वो आसानी से पेमेंट कर देगा या फिर वो पेमेंट करने से मना कर देगा। इन केस वो पेमेंट कर देता है तो उस केस में वो अपना बिल्स पेबल कैंसिल करेगा और ये बीआर भी कैंसिल कर देगा और डी को पेमेंट कर देगा और यहाँ पे दोनों पार्टीज के बीच में जो ट्रांजैक्शन है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बी जो है वो डी को पैसे देने से मना कर देता है तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं डिसऑनर्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर्ड यानी जब बिल के अगेंस्ट जो पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाता। तो ये आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें कवर होगी, बिल डिसऑनर्ड, जब बी ने डी को पैसे देने से मना कर दिया। अब क्योंकि बी ने पैसे देने से मना कर दिया लेकिन डी को तो पैसा चाहिए। अब डी क्या करेगा, क्योंकि डी का डायरेक्ट जो लिंक था वो सी के साथ था, उसे पैसा जो है वो सी से लेना था, सी को पैसा ए से लेना था, ए को पैसा बी से लेना था। तो डी अब सी के पास जाएगा कि भाई ऐसे बी ने पैसे देने से मना कर दिया, अब जो भी मेरा पैसा था वो आप दो। सपोज सी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या वो कहीं भाग जाता है जिसकी वजह से भी डी को पैसे नहीं मिलते। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसमें एक और चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स। डी आपका होल्डर इन ड्यू कोर्स माना जाएगा। इन जो भी इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज हम कर रहे हैं वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। होल्डर इन ड्यू कोर्स की 3 कंडीशन होती हैं। होल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, होल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन गुड फेथ, राइट टू गेट पेमेंट फ्रॉम प्योर पार्टीज। तो बेसिकली फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, डी के पास ये राइट है कि वो पेमेंट रिसीव करे। वैल्यूएबल कंसिडरेशन क्यों, क्योंकि डी ने सी को कुछ
जो गुड्स दिए हैं वो क्रेडिट सेल पर दिए थे और उसके पास राइट है कि वो पेमेंट करे। कंसिडरेशन होता है समथिंग इन रिटर्न, कि अगर डी ने सी को गुड्स दिए हैं तो सी को भी तो डी को पेमेंट करनी पड़ेगी। गुड फेथ मीन्स सपोज सी ने जो डी को गुड्स दिया, वो बिल्स दिए थे, वो चोरी के थे, डिफॉल्ट केस के थे। मतलब सी ने डी को जो बिल दिया वो चोरी का था, लेकिन डी को ये नहीं पता था कि वो बिल चोरी का है। उसने गुड फेथ में वो बिल जो है वो लिया है। और तीसरी कंडीशन ये है कि जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो उस केस में होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास ये राइट होता है कि वो बाकी सभी पार्टी से पेमेंट ले सकता है। कि अगर सी जो है उसकी डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट जैसे मैंने बताया, वो भाग जाए, तो उस केस में क्योंकि डी होल्डर इन ड्यू कोर्स है, वो सी के से ना लेकर वो ए से भी पेमेंट ले सकता है। तो ये 3 कंडीशन होती है आपकी होल्डर इन ड्यू कोर्स की। और इस केस में भी क्योंकि से सी हम मान लेते हैं कि उसको इंसॉल्वेंट हो गया है, तो डी के पास राइट है कि वो ए से भी ये पैसे डिमांड कर सकता है। तो ये थे आपके कुछ बेसिक टर्म्स जो हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कवर करेंगे, जैसे प्रेजेंटेशन फॉर एक्सेप्टेंस, प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट, बिल डिसऑनर्ड, होल्डर इन ड्यू कोर्स। थैंक यू।